नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। नए साल में इधर मैं नोएडा में हूँ और हमारे मित्र आशुतोष थोड़े अस्वस्थ हो गए हैं, तो ज़िम्मेदारी आ गई कि मैं कुछ कार्यक्रम जो करता रहता हूँ उसमें थोड़ा-सा करूँ। तो नए साल में कल पंकज पचौरी थे हमारे साथ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अभय कुमार दुबे जी, वरिष्ठतम हम लोगों में। और आप इनसे परिचित हैं तो इसलिए मैं उस परिचय के उसमें सेंटेंस खर्च नहीं करूँगा। नए साल में कुछ ऐसी बातों पे बात करना मैं चाहता हूँ अभय जी से, अ, जो बातें वैसे तो ज़रूरी हैं लेकिन हम लोगों के जो आजकल विमर्श का तरीका हो गया है, उसमें वो गैर ज़रूरी हो गई हैं। लेकिन एक बात तो ऐसी है जो एकाएक जो है सुर्खियों में आई है और उसको अनचाहे भी जो हमारा प्रचलित मीडिया का स्पेक्ट्रम है, उसको उस पे बात करनी पड़ रही है। मुझे भी इसलिए करनी पड़ रही है कि आशुतोष इसी तरह की समस्या से शिकार हुए हैं। वो समस्या क्या है? आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि गाजियाबाद में लगातार 5वें साल जो उनका पानी है पीने का जो सप्लाई होता है घरों में, उसमें वो सब मिला है जो सीवर से आता है। लगातार 5वें साल, कोई सुधार नहीं है। इन पाँचों साल में कौन डबल इंजन है, कौन सिंगल इंजन है, कौन ट्रिपल इंजन है, आप तय करिए। नोएडा में इस समय सारे अस्पतालों में ऐसे मरीजों की बाढ़ आ गई है, आशुतोष समेत, जिनको इसी तरह के गंदे पानी की वजह से डायरिया या उससे भी ज़्यादा आगे की चीज़ें हुई हैं और वो अस्पतालों में जाने पे मजबूर हुए हैं। दिल्ली में कई इलाकों में इसी तरह के पानी की बात आई है, जो देश की राजधानी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज संयोग से राष्ट्रीय अखबार है, उसने इसको एक पूरा पृष्ठ दिया है और इन सब चीज़ों को एक साथ कवर किया है। ये चर्चा इसलिए हुई और नए साल में होनी भी चाहिए। इंदौर में जो घटना हुई और वहाँ तो दर्जनों लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग अस्पतालों में गए और अभी उसके आकार का पता नहीं चल रहा है कि वो कितने बड़े परिमाण में समाज में उस पानी ने लोगों को दूषित किया है। ये वो शहर है जिसको 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है स्वच्छ होने का। तो और हमारे यहाँ जो 100 स्मार्ट सिटी कथित बन रहे थे, वो योजना ही कई वर्षों में कई सैकड़ा करोड़ खर्च करने के बाद विथड्रॉ हो गई। तो क्या हम जो अपने को विश्व शक्ति और महाशक्ति और विश्व गुरु और पता नहीं क्या-क्या कल्पनाओं में जीते हैं या उसके लिए प्रचार करते रहते हैं, उसके लिए भी बहुत सारा खर्च करते हैं। वो अपने देश में पीने का पानी भी सफाई से अपनी नागरिक आबादी को पहुँचा नहीं सकते। नारे तो हमारे ये थे कि हर घर में जल होगा नल से, 22 में। लेकिन आज की स्थिति है कि जिन घरों में नल से जल है, उनमें सीवर का जल है। और उससे उसमें मल है और उसके उसकी वजह से आज ये चारों तरफ ही हलचल है। तो अभय जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नए साल की शुरुआत में आपसे इस तरह का मैं सवाल कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये जो हमारी व्यवस्थाजन्य परिस्थिति है जिसमें हम बेसिक चीज़ों पर अपने ज़रूरी काम करने में नितांत असफल मिल रहे हैं। प्रचार के तौर पर हम चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था वगैरह के ढोल पीट रहे हैं। अपने को महाशक्ति भी कहते हैं, विश्वगुरु भी कहते हैं। लेकिन हम बुनियादी चीज़ों में लिटरली इतने पिछड़े हुए हैं कि जैसे शायद दुनिया की सबसे पिछड़ी आबादियाँ जहाँ होंगी, ये उनमें से एक समस्या है। और आज नए साल पे आपसे प्रश्न करते हुए मैं सोच रहा था कि इस पे करूँ, लेकिन अब इस पे ना करूँ तो फिर क्या सिर्फ गुडी-गुडी बात क्या की जाए? जी। देखिए, एक शब्द है बीएसपी। बीएसपी शब्द जैसे ही हम लोग लेते हैं, हमारे दिमाग में बहुजन समाज पार्टी का नाम आ जाता है। जी। लेकिन बीएसपी का मतलब बिजली, सड़क, पानी भी है। जी, जी, बीएसपी का मतलब बिजली, सड़क, पानी भी है। देखिए, जी, अगर हम आधुनिक राष्ट्र बनना चाहते हैं, जी, तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी हैं। आप जी। कहीं भी जाइए, अमेरिका अपना आधुनिकीकरण बहुत तेज़ी के साथ कर रहा था, तो जी। हमेशा उसके राष्ट्रपति कहते थे कि अगर हम सड़कें बनवा लें और बिजली दे दें और साफ पानी दे दें, बिल्कुल यही शब्द हैं। उन हुँ, हुँ। राष्ट्रपतियों का मैं उद्धरण आपको दे सकता हूँ, तो जी, हम जी, बड़े महान राष्ट्र बनने की तरफ चल पड़ेंगे। जी। जब लेनिन रूस का जीर्णोद्धार कर रहे थे ज़ारशाही से, तब भी हुँ, वो यही कहते थे कि बिजली, हुँ। सड़क। जी, भई बिजली, अगर आपके पास बिजली है, इसका मतलब है कि आप पर्याप्त रूप से औद्योगीकृत हैं। जी।
अगर आपके पास सड़कें हैं तो इसका मतलब है कि जो उद्योगों से माल मिलेगा उसका वो चारों तरफ इधर-उधर जाने में, परिवहन में आसानी होगी, लोगों की आबादी आधुनिकता का एक बहुत बड़ा मानक है कि हुँ, आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए-आए लगातार। जी, एक जगह रहने वाली आबादी आधुनिक नहीं हो सकती, जो एक गाँव में, एक शहर में सिमटी हुई है, वो नहीं आधुनिक हो सकती। जी, तो सड़क, बिजली, पानी ये बहुत ज़रूरी है और अगर आप भारत को देखें तो आप पाएँगे कि इन जी, तीनों मामलों में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। जी, हमारी सड़कें बनती हैं, एक तो हुँ, सड़कें पूरी नहीं देश में पूरी तरह सड़कें मौजूद नहीं हैं, ऐसी बहुत से इलाके हैं जहाँ सड़कें नहीं मिलेंगी आपको। जी, और जो सड़कें हैं भी, वो भ्रष्टाचार के कारण खुद ही खुदाई रहती हैं, उनमें हर साल उनको ठीक किया जाता है, पहली बारिश में ही वो सड़कें उड़ जाती हैं। तो जी, भ्रष्टाचार की वजह से सड़क बनाने की आधुनिकता की शर्त पर हम नाकाम हैं। हुँ, उसके बाद बिजली की स्थिति ये है कि बिजली ज़रूरत से कम बनती है और जो बनती भी है उसका ठीक से वितरण नहीं होता है और वितरण जी, करने वाली कंपनियाँ हैं जिसमें कॉर्पोरेट पूँजी आ गई है, वो केवल जी, अपना मुनाफ़ा बनाने में लगी रहती हैं और पानी की स्थिति के ऊपर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। कि हम जी, स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये तीनों चीज़ों में कमी होने के कारण हमारी सरकार और हमारी राज्य व्यवस्था एक भीषण गवर्नेंस डेफ़िसिट की शिकार है। जी, गवर्नेंस डेफ़िसिट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और ये जी। जो जल के साथ में जो सीवर का पानी आ रहा है, जो इंदौर में आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जो सब जगह मिलता मेरा है, ख़्याल है सभी नहीं है शहरों में वहाँ वो पे स्थिति एक जैसी ही होगी। जी। जहाँ अभी नहीं दिखा है, वहाँ भी अगर हुँ, जाँच कीजिए तो वो एकदम प्रकट हो जाएगा। मैं जी, जहाँ जी, पे मैं गाज़ियाबाद के जिस इलाके में रहता हूँ, आज से जी, 1996 में जब मैं यहाँ रहने के लिए आया था, तो नल जी, से जो पानी निकलता था, जी, वो पानी अपेक्षाकृत आज के मुकाबले कम अशुद्ध था। जी, वो एक कठोर जल था, इसमें नमक काफ़ी जी, था। हम लोगों को जी, उसको फ़िल्टर-विल्टर लगाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी जी, जो पानी नापने के लिए जो आता था बंदा और वो अपने जी, अपने यंत्र से पानी नापता था, तो कहता था कि हाँ, थोड़ी-सी कमी है इसके अंदर। जी, थोड़ा-सा जी, ठीक कर देंगे तो ये प प पोर्टेबल यानी पेयजल में बदल जाएगा। आज जी, स्थिति है जब वही व्यक्ति उसी नल से निकलते हुए पानी को नापता है, तो वो कहता है कि भई इसके वो मैं उसका तकनीकी भाषा नहीं जानता हूँ। ये तो हुँ, इतना ज़्यादा है कि इसको काफ़ी हमारा फ़िल्टर जो आरओ लगा है, उस आरओ के जो फ़िल्टर होते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसको वो स्वच्छ करते-करते फिर आरओ में पानी बर्बाद भी बहुत होता है। यानी इस जी। खराब पानी को पेयजल बनाने के लिए जो आरओ लगाया जाता है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पानी की बर्बादी होती है और हाँ, पानी की हाँ। बर्बादी अगर हम नहीं करें तो हम ही बर्बाद हो जाएँगे, हमारा हाजमा बर्बाद हो जाएगा, हमारा शरीर बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा उससे, हैं? जी। तो इस प्रकार से हम लोग जो गवर्नेंस डेफ़िसिट है, उससे हम लोग दुष्चक्र में फँस गए हैं, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में विशियस हम सर्किल कहते लोग हैं। संयोग से पश्चिम अभी साथ ही गए थे और अमेरिका में हम लोग काफ़ी वक़्त तक थे। अन्य जगहों में भी आपको भी बहुत जगह जाने का मौका मिला है, आपके बच्चे भी हैं बाहर। मेरा भी आधा परिवार बाहर रहता है, तो हम भी जीवन में मतलब बीसियों बार दुनिया में बाहर गए हैं, रुके हैं, रहे हैं। तो वहाँ हमने ये पाया है कि कई जगह ये होता है, लगभग सभी जगह ये होता है कि जब हम पीने के पानी को लेके भारतीय चूँकि हमारी आदत है हम पानी ज़रूर पीते हैं, वहाँ के लोग तरह-तरह के ड्रिंक्स पीते हैं, पानी उनके यहाँ उतना प्रचलन में नहीं है। लेकिन हम लोग भारतीय तो पानी तलाशते हैं, हमारी आदत में है। तो वो जनरली कह देते हैं टैप का पानी ले लीजिए, वो तो पीने लायक है। और ज़्यादातर जगहों पर ये हम वैसे डरते रहते हैं और वैसा पानी खरीदते हैं क्योंकि हमारी भारत की आदत है। लेकिन वहाँ जनरली एक आम है और लोग टैप का पानी पीते हैं और वहाँ औसत स्वास्थ्य तो इन सब चीज़ों में बहुत बेहतर है। तो यानी वो जो विकसित दुनिया है, वो टैप के पानी से पीने के लायक पानी उसने टैप का भी पानी जो नॉर्मल जो बाथरूम वगैरह में और हर जगह होता है, उसको उसने पीने लायक बना रखा है। और इन चीज़ों से मुक्त है। और बाहरी टीमें जब आती हैं, तो एक जो भारत के बारे में मोटी-सी पुस्तक हर ट्रैवलर को पश्चिम में हम देखते हैं, वो खरीद के लाते हैं, वो हमेशा रिन्यू होती रहती है। ऑस्ट्रेलियन टीम वगैरह आई थी, तो उनको ये उसमें सलाह पहले ही प्रीफ़ेस में दी जाती है कि आप जो टूथब्रश भी करेंगे बाथरूम में कहीं किसी होटल में, तो वो आप बिसलरी या उसके पानी से करिए। उनका कहना है कि वो भी हमारे यहाँ ऐसा आता है कि आपको पेट की बीमारी हो सकती है। ये उन उसमें पहले ही लिखा रहता है। भारत के पानी के बारे में सारी दुनिया को पता है ये मतलब ट्रैवलर्स गाइड में हर जगह ये मेंशन है।
तो क्या हम कभी ऐसी परिस्थिति पाएँगे, ये बड़ी घोषणाओं को छोड़ दें, तो सामान्य सी कि हम भी कभी होटलों में और कहीं रुके और हमें ये कहने का की हिम्मत हो कि टैप का पानी पी लीजिए साफ है? देखिए, मैं इटावा नाम के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ और जी, मेरी बचपन की स्मृतियाँ ये हैं कि इटावा का पानी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, मीठा होता है। जी, स्थिति ये थी कि जब टीबी का इलाज यानी क्षय रोग का इलाज नहीं होता था, तो बड़े हुँ, पैमाने पर क्षय रोग के मरीज इटावा में आते थे जी, और उन्हें शहर से दूर कुछ जी, क्वार्टर्स बने हुए थे, कुछ थोड़े से कमरे से बना दिए गए थे। उन जी। कमरों में रखा जाता था क्योंकि जी। इटावा का अगर वो पानी पिएँगे तो उनका क्षय रोग तेज़ी के साथ ठीक होगा। मतलब ओह! इतना सुंदर पानी था हाँ, इटावा का पानी। जी। इटावा अपने घी-दूध के लिए तो मशहूर है ही हाँ, और हरित क्रांति का इलाका है, लेकिन जी, पानी के लिए इतना मशहूर था जी, इटावा। जी, हम लोग सीधे नल खोलते थे, मच्छर एक भी नहीं था, एक जी, मच्छर नहीं था। जी, मतलब बचपन में बड़े हो गए तब तक मच्छर ने नहीं काटा। जी, नल खोलते थे और पानी निकाल के उसमें से पीते थे। ना कोई जी, फ़िल्टर था, ना कुछ था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। कभी-कभी जी, कुएँ का पानी भी होता था लेकिन नल से पानी, नगर पालिका का पानी इस तरह हम लोग पीते थे। जी, नालियाँ खुली रहती थीं, सफाई मज़दूर आके नालियाँ साफ़ कर देता था, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े आराम से जीवन गुज़रता था। जी, आज स्थिति क्या है? आज ऐसा कोई शहर घर नहीं है जहाँ पे फ़िल्टर ना लगा हो और जो पानी के बारे में संदेह संदेह ना हो। तो म जी। हम लोग इस तरह के आप भी मेरे ख़्याल से आपकी स्मृतियाँ भी ऐसी ही होंगी जब पानी शुद्ध बिल्कुल, बिल्कुल, मिलता था बिल्कुल आपको। अच्छा, हमारे हाँ। यहाँ गोमती का किनारा है और हम लोग ये तो इसका मतलब घमंड है करते कितनी गिरावट आई है। जी, जी, हम लोगों की जल की गुणवत्ता में कितनी ज़्यादा गिरावट आई है। क्या जी। आज़ाद भारत की सरकारें इस गिरावट की ज़िम्मेदार नहीं है? क्या पिछले नहीं 11 वर्ष ज़िम्मेदार से एक पिछले एक 11 तो वर्ष एक सेकंड पिछले 11 एक साल से जो सरकार हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है, जी। जिसने तरह-तरह की दावेदारियाँ और प्रोपेगेंडा किया है, हैं? नहीं वो इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। स्वच्छ भारत का उसने एक बड़ा कैंपेन किया, उसपे बहुत सारा खर्च शुरुआती वहाँ से किया। किया उन्होंने। उन्होंने जी, शुरुआती वहाँ से किया स्वच्छ भारत वहाँ वाला से और जी, वो यहाँ तक पहुँचा दिया। यानी जी, स्वच्छ भारत मुहिम चलते-चलते हम लोगों को इस मुकाम तक पहुँचा दिया है उन्होंने कि हमारे जी, यहाँ पत्रकारों से लेकर और छोटे बच्चे भी अ, अशुद्ध जल दूषित जल पी के बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों की मृत्यु भी हो रही है। मतलब ये स्थिति इस स्थिति में पहुँचा दिया है। अच्छा एक और बीमारी की बात करें, कल शक्ति सिंह गोहिल नाम के एक कांग्रेस के नेता हैं गुजरात के। हुँ, गुजरात के कांग्रेसी नेताओं का नाम अहमद पटेल के जाने के बाद कम ही आता है, लेकिन उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ हुँ, फैक्ट्स दिए हैं। मैं आपका ध्यान उसकी ओर खींचना चाहता हूँ। ये जो अभी वर्तमान सरकार है, उसमें इस बात का भी काफ़ी प्रचार होता है कि मोदी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है और उनका तो कोई ज़िम्मेदारी उस तरह की नहीं है, वो तो कोई किसी किस्म का नेपोटिज़्म या और चीज़ होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कल उन्होंने जो सूचना दी, उसमें बताया कि मोदी जी के एक भाई हैं पंकज मोदी। मोदी जी के कई भाई हैं, ये 6-7 भाई-बहन हैं। तो उसमें से एक भाई है उनके पंकज मोदी। ये 1981 में सूचना विभाग में गुजरात सरकार के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुए थे। लेकिन जब मोदी जी मुख्यमंत्री वगैरह बन गए तो इनको प्रमोट करके प्रथम श्रेणी का अधिकारी बना दिया गया। इनकी श्रेणी में और किसी कर्मचारी को जो तृतीय श्रेणी में भर्ती हुआ हो, ये सुख नहीं मिला कि वो प्रथम श्रेणी का अधिकारी होके रिटायर हो। उनको ये मिला। अब उसमें और बढ़ा ये हुआ है कि जो टैब्लू आता है 26 जनवरी के लिए राज्यों का, उसका निरीक्षण करने वाला एक सबसे प्रमुख पद राज्य का एक होता है, जो राज्य के सेक्रेटरीज़ और उनके स्तर का होता है, उस पद पर उनको नियुक्त कर दिया गया है। तो इसको लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साहब हमारा ये आरोप नहीं है कि अगर वो काबिल हैं तो उनको न किया जाए। लेकिन वो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं। उन्होंने कभी जीवन में किसी टैब्लू की जाँच या उसकी गुणवत्ता के बारे में कोई कार्यक्रम या इसके पहले उन्होंने कोई अनुभव इस उनका नहीं है। वो सूचना विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। पहले तो उनको यही फ़ेवर दिया गया। ये उनकी बात आई। हम जानते ही हैं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, उनके पुत्र को हम लोगों ने दुनिया के दूसरे-तीसरे नंबर के क्लब बीसीसीआई का सर्वेसर्वा बना रखा है और तो अब तो वो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसके अध्यक्ष हैं। तो उनको वो सब सुविधाएँ मिली हैं जो देश में असंभव है मतलब इतना रिच कोई क्लब है ही नहीं। और हम अनेक नेताओं को पाते हैं, चाहे हमारे यहाँ साहब सिंह वर्मा के पुत्र हों, प्रवेश वर्मा जो यहाँ मंत्री हैं
माधवराव सिंधिया उनके छोटे बेटे आ रहे हैं, उनका बेटा जो है बीजेपी में आ गया। ज़्यादातर नेताओं के बच्चे बीजेपी में पार्टी में या हैसियत में कहीं न कहीं उनको सबको एडजस्ट करने में किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन आरोप ज़्यादातर सिर्फ़ एक ही परिवार के बारे में हम लोग परिवारवाद और अन्य चीज़ों का लगाते हैं जो गांधी परिवार है। तो ये जो परिस्थिति है, इसको थोड़ा-सा आप व्याख्यायित करना चाहें? देखिए, आपने बहुत सही आपने उदाहरण दिया। एक तरफ तो गवर्नेंस डेफिसिट है, जिसकी वजह से पानी, बिजली, सड़क तीनों की हालत खराब है और पूरा देश इससे बेहाल है। और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। गवर्नेंस डबल ज़ीरो और प्रचुर मात्रा में प्रोपेगेंडा उपलब्ध है। उस प्रोपेगेंडा के केंद्र में कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा हर मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि जिस दिन राजनीति छोड़ूंगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, और मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेकर निकल लूंगा। तो इससे वो छवि लोगों पे ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि उनका परिवार वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी संपत्ति नहीं बनाते, उनके पास अपनी कार नहीं है, उनके पास अपना मकान नहीं है। अब जो शक्ति सिंह जी ने ट्वीट किया है, मैंने भी वो ट्वीट पढ़ा है। कल से लेकर अब तक 2-3 टिप्पणियां भी मैं इसके ऊपर कर चुका हूं। आप देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने भाई को बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ाया, नाजायज रूप से उनका प्रमोशन हुआ और आज भी वो जनता का पैसा तनख्वाह के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और जिस पद पर, यानी जो जो 26 जनवरी को जो झांकियां निकलती हैं, जी। उन झांकियों का उन्हें अफसर बना दिया गया है, विशेषज्ञ बना दिया गया है, जबकि इस तरह की काबिलियत उनके अंदर नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद पे नियुक्त नहीं किया जाता है। तो अब ये देखिए, क्या ये एक छोटा स्कैंडल नहीं है? एक व्यक्ति संबंधित है, चूंकि सीधे-सीधे प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है, तो ये छोटा जी, स्कैंडल है। जी, प्रधानमंत्री का निजी जीवन ही अपने आप में एक स्कैंडल है। जी, मैं केवल आपने तो इतने भाइयों का ज़िक्र किया, मुझे तो पता नहीं उनके परिवार के बारे में। मैं केवल 3 लोगों को जानता हूँ। जी, प्रधानमंत्री की पत्नी, जी, प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी, जी, हैं? और जी, स्वयं प्रधानमंत्री। केवल जी, 3 लोगों को मैं जानता हूँ और आप तीनों लोगों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे, जब जब भी और उनकी माँ प्रधानमंत्री की, जी, जब प्रधानमंत्री अपनी माँ के पास जाते थे, उसको फोटो अपॉर्च्युनिटी में बदल लेते थे। जी, यहाँ तक कि नोटबंदी के दौरान उन्होंने माँ को लाइन में लगवा के उसका भी राजनीतिक लाभ उठाना चाहा। हुँ? जी। तो वो अपनी जो पत्नी है, वो भारत की सबसे बहुचर्चित परित्यक्ता हैं। हुँ, मैं किसी के निजी जीवन में टिप्पणी नहीं करता। जी, बहुचर्चित परित्यक्ता हैं? और जी, भाई की स्थिति ये है कि उसको आप जी, लगातार चुपचाप बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि जी, कई बार ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, उनके जो चाटुकार किस्म के प्रशंसक हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री अपने परिवार वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं देते, कुछ नहीं। ये बात सही है कि राजनीति में उन्होंने किसी को नहीं आने दिया, वरना वो चाहते तो हुँ, उनको राज्यसभा का, पंकज मोदी को राज्यसभा में भी भेज सकते थे और हाँ, राज्यसभा ठीक। के गवर्नर भी बना सकते थे। जी, लेकिन जो वो कर रहे हैं, वो और जी, भी ज़्यादा भयानक है। इसलिए जी, भयानक है कि उनको तृतीय श्रेणी के कर्मचारी से प्रथम श्रेणी के कर्मचारी बनाना, जनता का पैसा बर्बाद हुआ। जी, और उसके बाद में उनको झांकी का विशेषज्ञ बना देना, रिपब्लिकन 26 जनवरी की, वो भी जी, गणतंत्र दिवस की, वो भी जनता का पैसा बर्बाद हुआ। ये सीधी जी। ज़िम्मेदारी, जब आप इस तरह के कामों में फँसे रहेंगे, हुँ, लोगों को हुँ, मूर्ख बनाने के लिए एक लंबा-चौड़ा प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे, एक गुलाबी तस्वीर, निरंतर प्रतिदिन झूठ बोलना, यही सब हुँ, करते रहेंगे, तो गवर्नेंस करने के लिए आपके पास टाइम कहाँ रहेगा? हुँ, 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 आपको समय ही नहीं होगा गवर्नेंस करने का। अच्छा, दूसरी हुँ, एक और मैं बात कहूँगा, हुँ, गवर्नेंस का स्तर इतना निचला है। मेरी इस बात पे थोड़ा मेरी इल्तिजा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। गवर्नेंस प्लीज़। जनता में इसके प्रति नाराज़गी क्यों नहीं होती है? हुँ, हुँ, बच्चे हुँ, मर रहे हैं। एक हुँ, जाने कितनी जगहों पे हिंदुस्तान में बच्चे मर चुके हैं। कफ हुँ, सिरप से बच्चे, खाँसी वाले सिरप से बच्चे मर जाते हैं। हर जगह हुँ, बच्चे मरते हैं भारत में। हुँ। पाब्लो नेरुदा ने एक कविता लिखी थी अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ, सड़कों पर जी। बच्चों का रक्त बहता है। भारत में आहा! सड़कों पर बच्चों का रक्त तो नहीं बहता है, लेकिन लाशें भारत बह रही। के हर कोने-कोने में बच्चे मर रहे हैं। ये स्थिति है। और हुँ, जाने कितने तरीकों से बच्चे मर रहे हैं। लोग हुँ, नाराज़ क्यों नहीं होते हैं? हुँ, नाराज़ इसलिए नहीं होते हैं लोग कि एक तो खराब शासन होते-होते लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनकी अपेक्षाएँ गवर्नेंस की बहुत निचले स्तर पे चली गई हैं। हुँ, आप हुँ, बिहार हुँ, को हुँ। देखिए,
बिहार में जो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, वहां हुँ, के मुख्यमंत्री को लोग सुशासन बाबू कहते हैं। इससे अंदाज लगाइए ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। जिस राज्य का कभी विकास ही नहीं होता, हुँ, जो अपनी हुँ, जगह रुका हुआ है बिल्कुल, अपनी जगह कदम-ताल भी नहीं कर रहा है। इतना बुरा शासित राज्य दुनि हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। उस हुँ, राज्य के मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू कहा जाता है। इससे ज़्यादा हुँ, बड़ी विडंबना और क्या होगी? इससे आप हुँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। दूसरे, जी, एक लाभार्थियों की दुनिया बना दी गई है। जी, लाभार्थियों की दुनिया बना देने से हुआ ये है कि गवर्नेंस करने की सरकार को कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। जी, सरकार मानती है कि हम लाभार्थियों दे रहे हैं, जी, इसलिए नाराज़गी उनकी रुकी रहेगी और चुनाव से जी, पहले कुछ और दे देंगे। अच्छा, जी, अभी देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जी, उन्होंने आज कह दिया उन्होंने, हाँ, उन्होंने कह दिया कि जो महिलाओं को जो पैसा हमने चुनाव के वक़्त देने का वायदा किया था, हुँ, उसके लिए अभी महिलाओं को और इंतज़ार करना पड़ेगा। हुँ, 1 साल होने जा रहा है सरकार को। जो चुनाव में वादा किया था उसके लिए और अच्छा और जनता में इसके खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है। जी, 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 ऐसे हज़ारों-हज़ारों महिलाओं को सड़क पर निकलना चाहिए जिन्होंने उनको वोट दिया है और इस जी, मुख्यमंत्री का गिरेबान पकड़ के झकझोरना चाहिए। इसकी जी, निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है और उस जी, प्रधानमंत्री ने जिसने जिसने वायदा किया था दिल्ली की जनसभाओं में, जी, उस गृह का जिसने दिल्ली की जनसभाओं में वायदा किया था, खुल के कह रहे हैं कि हम आपको नहीं दे सकते, आपको इंतज़ार हाँ, करना पड़ेगा, हम पैसा अभी दूसरे कामों में लगाएँगे। जी, फिर चुनाव से ठीक पहले फिर देना शुरू कर देंगे कहीं से पैसे की जुगाड़ करके। तो जी, ये सब हथकंडेबाज़ी विकसित हो गैर भाजपा पार्टियाँ भी इसी प्रकार की हथकंडेबाज़ी करती हैं। जी, मानना पड़ेगा पंजाब पंजाब सरकार ने जो वायदे किए थे आम आदमी वो आज तक लोगों को पैसा देने की वो नहीं देना शुरू भी नहीं किया उन्होंने। जब हाँ, दूसरा चुनाव सिर पे आ गया है। दूसरी जी, पार्टियाँ हथकंडे इससे पूरा जिसे कहते नहीं बुंदेलखंड की भाषा में हवा खराब है। बस ये कहते जो गवर्नेंस डेफिसिट है, जो जी, कुशासन है, वो कुओं में सब कुओं में भांग डाल दी है, सब उस नशे में चूर हैं, जो पानी जी, पिएगा, हैं? ये स्थिति इस देश की बनी हुई है, बहुत बुरी हालत है। जी। एक और विषय जिस पर ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वो ये है कि एक जबलपुर में एक विश्वविद्यालय है जो वेटरनरी साइंस का है पशुओं से संबंधित विज्ञान विकसित करता है और उसमें वो नानाजी देशमुख के नाम पे है जो आरएसएस के एक बहुत पुराने बहुत बड़े नेता थे। उस विश्वविद्यालय में गोबर और गौमूत्र से कैंसर की दवा की रिसर्च करने के लिए 3.5 करोड़ के आसपास की एक ग्रांट भेजी गई। अभी उसकी जांच में पता चला, उनके कुलपति या किसी ने इस बारे में बयान दिया, कल ये भी सोशल मीडिया में आया, कि उसमें 1,92,00,000 तो गोबर और गाय की पेशाब खरीदने पे खर्च किए गए, मतलब बिल बनाए गए। और बाकी पैसा जो है, वो गोवा और बेंगलुरु में जो जो भी इसका कथित शोध कर रहे थे, उन्होंने 24-25 ट्रिप पे खर्च कर दिए। तो अब आप जानते हैं कि इस तरह की कल्पनाएँ जो कर रखी हैं और उस पर हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है और हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि जो हमारी दवा है वो शुद्ध ढंग से मिले, खान-पान शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, ये सब अशुद्ध है और इसकी वजह से आपने बताया कि बच्चों की एक बड़ी तादाद में बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं और वयस्क भी शिकार हो रहे हैं। तो आप बताइए इस तरह से अगर हम यूनिवर्सिटियों में सब जगह आरएसएस के वाइस चांसलर भर लिए हैं, सब इसी तरह के प्रोजेक्ट बनाएँगे जो झूठे वादे बहुत सारे बाबा-बूबी हमारे यहाँ करते रहते हैं, कथित हुँ, योग गुरु करते रहते हैं और नतीजा ये होगा कि हमारा जो पैसा है ज़रूरी, जो ज़रूरी काम में शोध में खर्च होना चाहिए, वो इस तरह की अय्याशियों में और ठगी में चला जाएगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? सारे वाइस चांसलर आपने इसी तरह के बना लिए। एक वाइस चांसलर अभी एक बड़े हिंदी के लेखक को अपमानित करके अब खुद बुलाए हुए कार्यक्रम से भगा रहा है और किस तरह से ये सब एक ही जगह हो रहा है। जो ये सब हुँ, कथित प्रयोगशालाएँ हैं हिंदुत्व की, उसमें से एक राज्य ये वहाँ का केस है। और वहाँ एक दूसरा केस भी है कि एक आदिवासी बच्ची अ, मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मिलने जा रही दरखास्त लेके कह रही कि मुझे डॉक्टरी पढ़ना है, मैं आदिवासी हूँ, बैगा जाति की हूँ, मेरे परिवार में इतना धन नहीं है चूँकि आजकल फीस लगती है कि वो मुझे दे सकें, मेरी कुछ व्यवस्था कराइए। मैं डीएम, एसपी, कमिश्नर सबके यहाँ जाके और एमएलए, एमपी के यहाँ जा चुकी हूँ।
उसको पुलिस वालों ने मिलने ही नहीं दिया मुख्यमंत्री से। ये 2 सूचनाएँ हैं, दोनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि जिस तरह से वैसे तो मैं मानता हूँ कि ये समस्याएँ अतीत से जारी हैं लेकिन मौजूदा सरकार चूँकि 11 साल से सत्ता में है, तो वो कटघरे में सबसे आगे खड़ी हुई है। उसका चेहरा सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है और ये प्रोपेगेंडा के प्रपंच के कारण ये दावे बहुत बड़े-बड़े करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये सरकार बहुत ज़्यादा स्वामी विवेकानंद का नाम लेती है। तो स्वामी जी, विवेकानंद का एक बहुत ऐसा कथन है जिसको सुनाने से ये लोग बचते हैं हमेशा। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जो लोग अपने मिथकों का, जो जातियाँ, जो राष्ट्र, जो समाज, अपने मिथकों का भौतिक सत्यापन करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, वो पतन के लिए अभिशप्त हैं। क्या बात है! क्या बात है! हाँ, ये स्वामी अच्छा, अब ये लोग क्या जो गोमूत्र के सवाल के ऊपर, गोबर के सवाल के ऊपर ये वो गोमूत्र की जो क्वालिटीज़ तथाकथित क्वालिटीज़ हैं, वो एक मिथक है। मिथक है। गोबर की जो तथाकथित क्वालिटीज़ हैं, मिथक हैं। देखिए, ग्रामीण समाज में गोबर का लिपाई-पुताई के लिए, सफाई के लिए मुद्दतों से इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कोई रहस्य जी, नहीं है उसके अंदर। हो जी, सकता है गोमूत्र का कभी किसी वैद्य ने किसी काम में कोई इस्तेमाल किया हो, बहुत ही ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है और उसको मा ब बताया जाता है कि ये एक रामबाण है, सारी समस्याओं का हल है। कैंसर दूर हो जाएगा, गोमूत्र का आप इस्तेमाल कीजिए, इस प्रकार की बात कही जाती है। गोबर और गोमूत्र के नाम पर इस देश में जाने कितने झूठे प्रपंच इन लोगों ने चला रखे हुँ, और न केवल ये गवर्नेंस डेफिसिट आता है, ये ज्ञान और बुद्धि का डेफिसिट भी है यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर। और इसी ज्ञान और बुद्धि के डेफिसिट में ये लोग खुश हैं। हुँ, इनके जो बड़े-बड़े एहलकार हैं, राजनीतिक एहलकार जो मुख्यमंत्रियों के पद पे मौजूद हैं, अगर आप उनकी भाषा शैली और वो जो दावे करते हैं, उनके ऊपर गौर करें, तो पहले तो हँसी आती है और उसके हुँ, बाद आप अफ़सोस में डूब जाते हैं। तो हुँ, मतलब ऐसा लगेगा इस हँसी और अफ़सोस के बीच में आप अ अल्टरनेटिवली एक के बाद एक कभी हँसी आएगी, कभी आपको अफ़सोस होगा। ये स्थिति है। अब जैसे कि जो मोहन यादव नाम के एक इनके मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया सारे देश को कुछ दिन पहले कि भगवान कृष्ण को जो माखन चोर कहा जाता है, वो दरअसल मुगलों की साजिश है। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने बाकायदा बयान दिया था, मैंने खुद सुना उनको हाँ, कहते हुए। हाँ, उन्होंने कहा ये मुगलों की साजिश है, यानी पूरे भक्ति आंदोलन को यानी सूरदास जी, को उन्होंने मुगलों का साजिशकर्ता बना दिया है। जी, जी, महाकवि महाकवि भक्त काल के महाकवि सूरदास को, जिनका हाँ, तुलसीदास जी के साथ नाम लिया जाता है, उनको उन्होंने हाँ, मुगल मतलब इस तरह की और ये कह के वो बहुत मुग्ध हैं और हाँ, उनको भाजपा का आला कमान डाँटता भी नहीं इस सवाल पे कि क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, चुप रहो, ये बेवकूफ हो। भाजपा का आला कमान तो ये कह चुका है कि हमारे प्लास्टिक सर्जरी होती थी, हाँ, गणेश जी का सर काट के वो वही वो हाथी का सर बहुत काट के वो गणेश जी जो बनाए गए थे। जो मैथोलॉजी है, जो मिथक हैं? वो उनका भौतिक सत्यापन करने की कोशिश जो है, वो आपको बुद्धि और ज्ञान के डेफिसिट में ढकेल देती है। तो एक तरफ तो गवर्नेंस का डेफिसिट है, हाँ, दूसरी तरफ बुद्धि और ज्ञान का डेफिसिट है। इस तरह करके इन्होंने हमारे पूरे देश, समाज, लोकतंत्र सबको एक ऐसे ढलान पे लगातार उतार रहे हैं, जो ढलान कहाँ जाके खत्म होगा किसी को नहीं पता है। आपकी सुंदर पंक्ति के बाद मुझे नहीं लगता कि आज बात इससे आगे की जाए। ये बहुत आपने सुंदर इसका अंत किया कि अगर हम मिथक को भौतिक सत्यापन की ओर ले जाएँगे, तो हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ हम आज पहुँच चुके हैं। नए साल में बहुत सुंदर बातें हमारे पास नहीं थीं, सवाल थे और उन सवालों के जो जवाब एक विद्वान से मिल सकते थे, वो आपको अभय जी ने प्रस्तुत किए। आप बताइएगा अभय जी मेरे कार्यक्रम में आए हैं आज, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखते हैं सत्य हिंदी के दर्शकों को नए साल की एक बार फिर मुबारकबाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.